नमस्कार और सलाम। आज हमारे साथ एक खास मेहमान के साथ बातचीत करेंगे हम। भंवर मेघवंशी जी, जो एक लेखक भी है, कार्यकर्ता भी है, पत्रकार भी है। और उनके जो जिंदगी की उनकी जो सफर है गए 25-30 सालों की, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। नमस्कार, सलाम भंवर जी, कैसे हैं? नमस्कार। जिंदाबाद, सलाम और जय भीम। भंवर जी, आपका ये जो बहुत ही अनोखा एक सफर रहा है 1990 से, तकरीबन हम आपकी पूरी पब्लिक लाइफ के बारे में करीबी से हम जानकारी रखे हैं। उन 90 के जो तूफानी देश के हालात थे, उसके बाद जब आपकी मतलब तब आपकी इच्छा ये थी कि आप एक कार सेवक बन के अयोध्या जाएं। और उसके बाद अ, आज तक जब आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके पूरे तरीके और राजनीति की कड़वी आलोचना करते हैं, वो सफर के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। और शुरू में ये कहे कि आपको क्यों लगता है कि इस तरह की राजनीति जो आरएसएस की है, वो देश और समाज के लिए इतनी खतरे वाली है। मैं 13 साल की उम्र में अपने ही गांव में आरएसएस के संपर्क में आया। और ये कोई बाई हमारी चॉइस से नहीं था, क्योंकि गांवों में ऐसा होता है कि खेलने के जो मैदान होते हैं उसमें प्राइमरी स्कूलों के टीचर शाखा लगाते हैं। तो जो टीचर आपको स्कूल में पढ़ाते हैं वही आकर के आपको उस शाखा में भी ले जाते हैं। तो आपके लिए फर्क करना थोड़ा मुश्किल होता है कि आप स्कूल का ही काम कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। फिर वहां पे जो खेल कूद होता है, थोड़ा एक्सरसाइज होता है, थोड़ा गाना वाना होता है, तो वो बचपन में इन सब चीजों को करना अच्छा लगता है। तो ये काफी दिनों के बाद में समझ में आता है कि उसमें फिर एक जो नारा होता है और जो बातें कही जाती है, बौद्धिक जो दिया जाता है, उसके माध्यम से एक विचारधारा आपके अंदर डाली जाती है। और फिर चूंकि मेरा बचपन से शायद आपके परिवार और पिताजी का विरोध था उसके लिए। शुरू में तो उनको समझ में ही नहीं आया कि क्योंकि बच्चे हैं, खेलने जा रहे हैं। और वो उनको ये भी लगा कि टीचर ही तो ले जा रहे हैं, तो शायद स्कूल की ही कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी, खेलकूद वगैरह वगैरह होगी। उनको 1 साल के बाद में समझ में आया, जब वहां पर भगवा झंडा आया शाखा में। और हमने अपना ड्रेस, गणवेश जिसको कहते थे, वो हाफ पैंट और टोपी और लाठी, जब पूरा ड्रेसअप होकर के मैं जिस दिन घर से निकला, तो उनको कुछ अलार्म हुआ कि ये तो कुछ ठीक नहीं है। और उस दिन से फिर उनका टोकना, उनका रोकना, उनका विरोध करना शुरू हो गया। हमारा रिश्ता, मैं जब तक फिर अगले 4 साल और आरएसएस में था, तब तक मेरा और पिताजी का रिश्ता बड़ा ऐसा ही रहा। वो रोकते थे, मैं जाता था। और ऐसे ही रोकते जाते चलते हुए मैं स्वयंसेवक से मुख्य शिक्षक बना, फिर जिला कार्यालय प्रमुख बना। और जो 1990 की पहली कार सेवा हुई बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए, उसमें कार सेवक के नाते मैं और मेरे बड़े भाई, हालांकि वो शाखा में नहीं आते थे, लेकिन चूंकि वो मेरे साथ ही वो भी गए। और हम दोनों बहुत सारे और लोगों के साथ अयोध्या के लिए निकले। आगरा और मथुरा के बीच में कोई एक टुंडला स्टेशन है, वहां पर ट्रेन रोकी गई। और वहां से हम सब लोगों को गिरफ्तार करके, गिरफ्तार तो क्या है, अगर 400 लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो क्या गिरफ्तारी आप देखेंगे उसको, वो भीड़ को ट्रकों में चढ़ाया गया और उसको ले जाए वो इसमें मथुरा के एक इंटर कॉलेज में ले गए वो। पता चला कि वहां भी ऑलरेडी बहुत भीड़ है, तो वहां उन्होंने लिया नहीं। तो फिर उसके बाद आगरा ले गए। आगरा के बहुउद्देशीय स्टेडियम में कोई अस्थाई जेल बनाया गया था, उसमें रखा गया सब लोगों को। तो 10 दिन उधर जेल में रहने के बाद, तब तक कार सेवा शायद हो चुकी थी या क्या हुआ, लेकिन वो कहा गया कि अब सबको घर जाना है, किसी को अयोध्या नहीं जाना है। तो हम लोग वापस लौट के आए। और उसके अगले साल में, 1991 में, मंदिर सौंपो या गद्दी छोड़ो, ऐसा करके एक और अगला कदम मूवमेंट का आरएसएस की तरफ से किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो जुलूस निकाला जा रहा था, उस जुलूस को जुलूस का वक्त और दोपहर की जो नमाज होती है वो टाइम एक एक जैसा था। और रास्ते में गुल अली नगरी की एक मस्जिद थी। तो प्रशासन ने ये कहा कि आपके जुलूस का या तो वक्त बदला जाए या फिर आपका रास्ता बदला जाए।
और ये हमारे लिए तो सहन करने की बात नहीं थी उस वक्त, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट थी राजस्थान में, और हमें लगा कि हमारी सरकार है और हमारे ही शहर में हमको रैली नहीं निकालने दे रहे हैं ये। तो बहस हुई कि क्या गुलमंडी पाकिस्तान में है, वहां से क्यों नहीं निकल सकते हैं, निकलेंगे उसी वक्त में निकलेंगे। और इस गर्मा गर्म बहस में पीछे से किसी ने पत्थर चलाए और पुलिस पर पथराव हुआ। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, माहौल और खराब हुआ, फिर हवाई फायर हुए और फाइनली फायरिंग हुआ। तो उस फायरिंग में दो ऐसे लोग मारे गए जिनका उस दिन के आंदोलन से कोई लेन देना नहीं था। संयोग से दोनों ही हिंदू थे, एक एक जैन और एक सनातनी हिंदू, लेकिन हिंदू थे। तो उन दोनों को शहीद घोषित किया गया कि ये दोनों का शहादत हो गया राम जी के नाम पे। और फिर उनका अस्थि कलश, और अयोध्या में जो लोग पहली कार सेवा में जो जिनको गोली लगी या कुछ हुआ, उन लोगों का अस्थि कलश को लेकर के अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। तो ये यात्रा जो है ये रात को पहुंची करीब 9-10 बजे मेरे गांव में। और हमने एक बड़ा आयोजन किया, खूब जम करके एक वो एक फिल्म दिखाई गई अयोध्या में, और बाकी ये जो मारे गए उन लोगों के बारे में। और फिर भाषण हुए। और 10 बजे के करीब जब वो फ्री हुए, तो चूंकि मैंने खाना बनवाया अपने घर, क्योंकि मुझे मालूम था कि पूरा शेड्यूल इस तरह का है कि रात हो जाएगी और खाना तो खाएंगे ही कहीं कहीं। तो मेरे पिताजी जब ये खाना बन रहा था तब उन्होंने कहा था कि खाना खा तो लेंगे तुम्हारे लोग। और तब मैंने उनसे बहस किया कि ये भेदभाव आपके पार्टी में चलता है, हमारे यहाँ संघ में कोई जाति पाति नहीं है, सब हिंदू एक है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही मैंने उन्हें आग्रह किया कि खाना खा लीजिए, तो मुझे सेवा भारती के जिला प्रमुख जो थे वो एक तरफ ले गए, कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने कहा, बंधु आप तो समझते हैं हिंदू समाज बहुत विषम है, और हम तो आपके यहाँ खा लेंगे, एक ही थाली में भी खाना खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतने सालों से आप हमारे साथ भी हैं, आपको ऐसा कभी लगा भी नहीं होगा, हम तो साथ खाएंगे। लेकिन ये जो साधु संत आए हैं इनको दिक्कत होगी खाने में, तो आप ऐसा कीजिए कि पैक करके दे दीजिए खाना, हम अगले गांव में इनको खिला देंगे। तो उनका मतलब ये था कि ये बताए बगैर खिला देंगे कि ये एक दलित के घर पे खाना बना है, और चूंकि वो दलित के घर नहीं खा सकते। मेरे लिए बहुत ही फंसी हुई सिचुएशन थी, क्योंकि मेरे पिताजी कह चुके थे ऑलरेडी, और उन्होंने कहा वो नहीं खाएंगे, और मैंने कहा ये आपके यहाँ चलता है, आपके कांग्रेस में चलता है ऐसा, हमारे यहाँ नहीं नहीं होता है ये। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, कम से कम ये पैक करके ले जा रहे हैं, तो मेरे लिए एक अच्छी सिचुएशन है कि मैं इसमें फंस नहीं रहा। हालांकि मैं बहुत शॉक्ड हुआ इस बात से, लेकिन उस समय के लिए, उस सिचुएशन से निकलने के लिए मेरे पास वही एक रास्ता था। खाना पैक हुआ, एक केतली में उनको खीर दिया गया, और पूरी पैकेट बना करके दिया गया, और ये लोग खाना लेकर के निकले। उस टीम में मेरा एक क्लास क्लास फेलो भी था, तो वो क्लास फेलो भी था, और मैं पहले अंबेडकर छात्रावास में जब पढ़ता था, तो अंबेडकर छात्रावास का के बिल्कुल वो पड़ोसी थे। हमारी एक बहुत गहरी गहरी दोस्ती थी, ये पुरुषोत्तम क्षत्रिय उनका नाम था। तो वो दोस्त उनके साथ थे। दूसरे दिन ये दोस्त मेरे घर आए अपना वो केतली लौटाने के लिए, और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से गया खाना खाया नहीं गया, बल्कि अगले गांव में खाना बनवा के रात को 12 बजे और खाया गया, और आपके यहाँ से गया खाना फेंक दिया गया सड़क के किनारे, फेंक दिया गया। फेंक दिया गया। मैंने कहा मेरे को बिल्कुल ये यकीन नहीं है और आप मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा चल के देख सकते हैं, आप कहाँ गिरा है, मैं वो दिखा सकता हूँ जगह। और हम दोनों दोस्त अपना साइकिल लिया हमने, और मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर भगवानपुरा गांव के एक मोड़ पर जहां ये हुआ घटनाक्रम, वहां वो मुझे ले गए। वाकई वहां पर खीर वगैरह और पूड़ी जो फेंकी गई थी उसमें से कुछ तो कौवा खा गए, चींटियां वगैरह, लेकिन वहां पर उसके पूरे अवशेष थे। तो मैं वहां बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मूर्ति बन जाता है, स्टेचू की तरह मैं खड़ा रहा कुछ देर। और वहां मैंने सोचा कि जिनके लिए मैं मरने के लिए अयोध्या चला गया, वो मेरे घर का भी खाना नहीं खाते हैं, तो मैं मैं कौन हूं। और दूसरा ये भी मेरे मन में आया कि मैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने का काम
करना चाहता हूँ उसमें मेरी औकात क्या है, मेरे समाज की औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगा कि मैं घर नहीं लूटूंगा, मैं इस सवाल का जवाब पूछना चाहता हूँ। और हम दोनों दोस्त वो यात्रा जहां पहुंची वहां उस गांव तक गए। और मैं बहुत गुस्से में भी था, बहुत सदमे में भी था। और मैंने जाते ही उनसे यही पूछा कि आपने मेरे घर का खाना क्यों नहीं खाया, फेंक क्यों दिया। ने तो उन्होंने पूछा। कहा नहीं नहीं बंधु, अच्छा। आपको किसने कहा, हमने तो खाया है, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना, आपको किसने कहा नहीं खाया। मैंने कहा ये पुरुषोत्तम जी मेरे साथ ये कह रहे हैं। और तब वो बिना कोई शर्म किए उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। और उन्होंने कहा कि चूंकि गाड़ी में जो लोग बैठे हुए थे जीप में पीछे खाना लेकर के, खुली जीप में, उन वो जब गाड़ी टर्न पर स्पीड में मुड़ी तो उनके हाथ से खाना नीचे गिर गया सड़क पे। तो अब गिरा हुआ खाना हम कैसे खाते, इसलिए हमको दूसरा बनवा के खाना पड़ा। यानी कि एक ही मिनट में उनके दो बयान थे। और उस पर कोई उनको शर्मिंदगी नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था, किसी तरह का उनके सिकन नहीं था चेहरे पे। बहुत स्मूथली उन्होंने इस झूठ को दोनों को बोल दिया। और उनके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं थी। उस मोड से, जो आपने टर्निंग पॉइंट कहा, अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, वो मोड से फिर आप लेखक बनते हैं, लिखते हैं किताबें। मैं एक कार सेवक था, आई कुड नॉट बी अ हिंदू, द स्टोरी ऑफ द दलित एंड आरएसएस। और इसकी इतनी कड़वी आलोचना अभी आप कर सकते हैं, क्रिटिक कर सकते हैं, समझदारी से कर सकते हैं, क्योंकि आप समाज के मतलब दलित मेघवाल परिवार से आपने इस तरह का अंदरूनी उनके जो अ, अ, क्या कहें इसको, एक तरह का जुटलाने वाली राजनीति कहे, एक तरफ जो हम कहते हैं कि प्रेजुडिस भरी राजनीति कहे, ऐतिहासिक झूठ को मैन्युफैक्चर करने की राजनीति आपने समझ लिया व्यक्तिगत स्तर पे। तो ये जर्नी आपने जो इतनी पावरफुली बताई ये एक इंसिडेंट को लेकर, उसके बाद ये जर्नी जल्दी हो, स्विफ्टली हो गई, जल्द से हो गई, या उसके बाद भी वक्त लगा? हाँ नहीं, ये इतना सहज और सरल नहीं था तीस्ता जी, क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं थे। क्योंकि मेरे इतने बचपन में जो कुछ दोस्तियां बनी वो सब केवल आरएसएस के लोग थे। जी। यहाँ तक कि जो गांव में मेरे साथ जुड़े हुए लोग थे वो भी शाखा में जाने वाले लोग थे। जो टीचर्स थे वो भी शाखा के लोग थे। और जो लोग बाद में जुड़े, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे जुड़े, चाहे जिला लेवल पे जुड़े, या और भी मेरी जो दुनिया थी उसमें चारों तरफ वही लोग थे। और अचानक वो सारे लोग मेरी जिंदगी से गायब हो गए, या मेरी उनसे लड़ाई चालू हो गई। और मैं उनसे सवाल पूछ रहा था और मुझे ये समझाया जा रहा था उल्टा कि अरे बंधु, छोटी सी बात है ये आप इसको इतना क्यों मुद्दा बना रहे हैं, आप तो राष्ट्र निर्माण में लगो। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या राष्ट्र निर्माण में लगूं। मैं, मेरे लिए, उनके लिए जो छोटी सी बात है वो मेरे लिए पहाड़ जितनी बड़ी बात है, और मैं उसको पार नहीं कर पा रहा हूँ। और उनके लिए कोई बात ही नहीं है। इतना मुश्किल भरा हो गया ये सारी चीज कि एक समय ऐसा आया कि मुझे सुसाइड करने का इच्छा हुआ। और मैंने चूहे मारने की दवा खाई। मैं बचा लिया गया, परिवार के लोगों को मालूम पड़ गया और फिर डॉक्टर के पास गए और सारी चीज हुई। लेकिन और फिर मैंने वो बहुत और चीजें की। मेरा उसके बाद जो एक मतलब मैं एक जगह से हिल गया तो फिर मैं भटकते रहा, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। मुझे लगा कि शायद यहाँ मुझे शांति मिलेगी, यहाँ मेरे सवाल का जवाब मिलेगा। शायद मुझे कन्वर्जन करना चाहिए। तो मैं क्रिश्चियनिटी की तरफ गया, फिर मैं सूफिज्म की तरफ गया, मैंने कुछ और पढ़ा, बहुत कुछ। मतलब वो कुछ इतने साल थे जिसमें मैं बस एक्सप्लोर कर रहा एक तरह था की उलझन कि भी थी जो, और एक्सप्लोरेशन भी था, दोनों उलझन और जी, दोनों एक्सप्लोरेशन। तरह जी। की चीज थी, क्योंकि वो एक हम्म। सदमा था, उससे भी बाहर निकलना था। हम्म। और एक रास्ता खोजना भी था कि आगे कहाँ जाना है। अगर ये नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है या आरएसएस नहीं है, तो फिर क्या है जो की जानी चाहिए और क्या मुझे करना चाहिए। और इसी सारी जर्नी, यही सारी जो जर्नी हुई और ये कई साल तक चली। ये 91 से शुरू होकर के 97 98 तक ये सारा एक चलता रहा। और इसी दरमियान फिर मुझे बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैंने पढ़ा। और
फुले, कबीर, दोबारा पढ़ा, पेरियार को भी दोबारा पढ़ा। पढ़ा, अच्छे से हाँ, पढ़ा। दोबारा पढ़ा। वो पहले जो पढ़ा था वो तो उसको पढ़ा हुआ नहीं माना जाना चाहिए। मुझे मुझे लगता है कि उसको अनलर्न करना पड़ा, और फिर एक्चुअल अंबेडकर से मेरा भेंट होता है, जहां मैंने बाबा साहब की राइटिंग्स को पढ़ा, उनकी ओरिजिनल राइटिंग्स को पढ़ा। और वो पढ़ करके मुझे समझ में आया कि डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं। और उनके थ्रू, कबीर तो मेरे घर में गाया जाता था कई पीढ़ियों से, आज भी गाया जाता है, लेकिन कबीर को फिर उनके थ्रू जाना, फुले के बारे में और जाना कि जिसे महात्मा ज्योति, महात्मा फुले कहते हैं, वो महात्मा क्यों है और क्या है, वो सावित्रीबाई फुले कौन है, पेरियार कौन है। फिर और चूंकि उसी समय एक सूफी संत के साथ भी मेरा एक लंबा संपर्क रहा, तो मुझे वो भी एक खूबसूरती समझ में आई। और मुझे ये भी समझ में आया कि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, वो सूफियों का परिवार है, रामदेव पीर को मानने वाले लोग हैं हम। कुछ बातें आपके बारे में कहना चाहूंगी दर्शकों को, कि आपने आरएसएस और उसके बाद राष्ट्रीय सेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ जनता और अवाम में भी मुहिम चलाई। उसके बाद की बात है मैं कह रही हूँ। मतलब मुझे अभी भी याद है कि जब हमारे परिचय पहली बार आपसे हुआ कम्युनलिज्म कॉम्बैट के जरिए, तो वो दंगावश हॉस्टल का कांड एक था। और फिर उसके बाद 2001 में पहली बार कम्युनिज्म कॉम्बैट में आपका लेख भी छपता है, जिसमें जिसके बारे में आपने वो सृजन नाम की एक मुहिम चलाई थी बाकी युवकों के साथ। क्योंकि कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने कुछ सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश सीकर राजस्थान में कोशिश की थी। रतनगढ़ रोलसबर में आपने एक पूरी मुहिम चलाई थी और शहीद मोहम्मद इकराम का याद दिलाया था, जो कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए थे। तो ये सब फिर बहुत एक्टिवली आपने जनता आवाम के बीच में कदम उठाना शुरू किया इस तरह की ताकतों के खिलाफ, वो भी एक ग्रास रूट लेवल पे। तो उसके बारे में कुछ बताएं। और कुछ खतरा नहीं लगा आपको कि ये हमारे ही लोग माने गए जाते थे पहले, और हमसे कुछ, मुझे कुछ खतरा हो सकता है इससे? हाँ, ये करते हुए डर इसने कभी नहीं लगा। और कभी कभी ये सिचुएशन आई जरूर, जब मैं पूरी तरीके से उनके बीच में घिर गया, क्योंकि मैं तो अकेला चलता था, मेरे पास कोई साधन नहीं था, और मैं बस में चल के किसी गांव में जा करके उधर रुकता था, और उधर लोग घेर लेते थे, और फिर बहस होती थी लंबी लंबी। हाँ, पर ये सब हुआ, लेकिन शारीरिक हिंसा शायद नहीं हो पाई। उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे वो मोहब्बत की बात कर रहे थे, हम कोई उनके खिलाफ भी नफरत की बात नहीं कर रहे थे, और लोग जुड़ रहे थे। और फिर मैंने कबीर सत्संग जितनी भी होती थी उनको माध्यम बनाया, और सैकड़ों सत्संगों में जाकर के, और 5 भजन कबीर बानियां बोलने के बाद में फिर हम माइक लेते थे, और हम उनके जरिए बात करते थे। तो हमने वो कल्चरल तरीके अपनाए, और सांस्कृतिक मुहिम, लोगों को जी साथ जी जी जोड़ा। जी। और लोग इतनी बड़ी संख्या में जुड़े तीस्ता जी कि फिर किसी ताकत की हिम्मत नहीं है कि आप पर कुछ भी कर सके, क्योंकि जब आम जन आपके साथ खड़े हो जाते हैं, तो उससे बड़ी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है। भवन मेघवंशी आपके सामने हैं और थे। और मुझे लगता है 2023-24 के भवन मेघवंशी आज भी उम्मीद भरे आवाज से बात कर रहे हैं। हालांकि मानते हैं कि चुनौतियां बहुत है। इससे पहले कि मैं उनको अलविदा कहूं, आखिरी संदेशा हमारे दर्शकों को दी। तमाम हमारे इस देश के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये जो नफरत फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ खड़े हो, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। न हिंसा न नफरत, इससे कुछ काम नहीं होगा। और हम सब इसी देश में रहने वाले हैं, हम मरेंगे तो भी एक साथ, हम जिएंगे तो भी एक साथ। कोई अगर ये गलतफहमी में है कि किसी समुदाय को वो बाहर निकाल देंगे, या हिंद महासागर में डुबो देंगे, या कहीं कुछ और कर देंगे, तो वो नहीं होने वाला है। वो कहीं कुछ नहीं होगा। तो अंततः अगर हमको साथ रहना है, तो हम प्रेम से रहें। हम रहे हैं सदियों सदियों हजारों सालों तक साथ रहे हैं, और साथ रहने का हमारा बहुत अच्छा इतिहास है, और बहुत अच्छा वर्तमान है। आज भी हम साथ हैं, इतनी नफरत के बावजूद भी। ये जो दिखती है सोशल मीडिया वगैरह पे नफरत, उसके बावजूद भी हम किसी मोहल्ले में निकलते हैं, तो हमें लगता है कि जी। वो नहीं है ऐसा। दुनिया अभी भी वैसी नहीं है जैसा बताया जा रहा है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि हम मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के साथ रहें, शांति से रहें, और अहिंसात्मक तरीकों से, लोकतांत्रिक तरीकों से, और संविधान को बचाने की कोशिश करें। क्योंकि संविधान ने हमको बचाया है पिछले 75 सालों में। आज वो मौका है कि हम संविधान के पक्ष में खड़े हों, लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हों। आज शायद यही
राष्ट्रभक्ति है। आज वो लोग जिन्होंने देश को बनाया, वो लोग होते तो वो वही कर रहे होते जो शायद हमको आज करने की। बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर जी, बहुत बहुत शुक्रिया।